नमस्कार। परीक्षा मित्र के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज केवल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिनका मीडियम इंग्लिश है, उन्हीं के लिए ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ये सीरीज चलेगी। इस सीरीज में जो आज पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, इसको डिटेल में अपन समझेंगे। शायद इसके दो पार्ट अपने बन जाए। ठीक है, तो पहले पार्ट में पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अपन समझें तो एक थ्योरी आई थी, डेविड ईस्टन ने दी थी, सिस्टम थ्योरी। आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो हालांकि हिंदी मीडियम में तो इसके ऊपर मेरी क्लास बनाई हुई है। यहाँ पे सेशन कंप्लीट लिया हुआ है, लाइव लिया था। अपन ने फिर इसको इंग्लिश में भी समझ लेंगे यदि आपको अब तक समझने में नहीं आई है तो। अभी आप केवल इतना समझिए कि सिस्टम थ्योरी जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज में डेविड ईस्टन ने दी थी। डेविड ईस्टन ने, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाना चाहते थे। और उन्होंने ये कहा, देखिए साइंस के लिए दो चीजें होती हैं कि साइंस की मेनली जो विशेषताएं होती हैं, जो फीचर्स होते हैं, उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो साइंस में चीजें होती हैं वो सीक्वेंस में होती हैं, सीक्वेंस में होती हैं। दूसरा पॉइंट कि साइंस में जो भी बातें बताई जाती है वो यूनिवर्सल होती है, हर जगह पे लागू होने वाली होती है, यूनिवर्सल होती है। जैसे H2O इज इक्वल टू वाटर, ठीक है। जहाँ भी हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलता है वो जल बना देता है, वाटर बन जाता है। चाहे वो अमेरिका में मिले, चाहे इंडिया में मिले, चाहे कहीं पर भी आप हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो डेविड ईस्टन पॉलिटिकल साइंस को भी साइंस बनाना चाहते हैं और वो अपनी थ्योरी देते हैं, सिस्टम थ्योरी। और ये कहते हैं कि दुनिया के हर एक देश में लागू हो सकती है। आप चाहे यूएस से लगाएं, आप चाहे इस सिस्टम को जो मैंने थ्योरी दी है चाहे भारत में लागू करें, चाहे आप इसको कम्युनिस्ट देश में लागू करें, चाहे आप किसी भी व्यवस्था में लागू कर सकते हैं जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम हो, चाहे फेडरलिस्ट सिस्टम हो, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, हर व्यवस्था में ये थ्योरी लागू हो सकती है, ऐसा कहना है डेविड ईस्टन साहब का। अब डेविड ईस्टन ये थ्योरी देते हैं, इसकी आलोचना ये होती है कि ये जो थ्योरी है ये केवल यूएसए के रेफरेंस में लागू होती है, बाकी और किसी कंट्री में लागू नहीं होती है। तो डेविड ईस्टन की इस थ्योरी में कुछ रिफॉर्म्स करते हैं और इसमें अमेंडमेंट करने वाला जो थिंकर है वो है आमंड। लेकिन आमंड ने अकेले इस पे काम नहीं किया, उन्होंने पॉवेल साहब को भी साथ लिया। तो आमंड और पॉवेल ने मिलकर के थ्योरी दी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है। ये यूएसए के साथ साथ में जो और वेस्टर्न कंट्रीज के डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी ये थ्योरी लागू हो सकती है। यानी डेविड ईस्टन की थ्योरी भी डेवलप्ड कंट्रीज के रेफरेंस में आई, लेकिन कौन से डेवलप्ड कंट्रीज, केवल यूएसए के संदर्भ में। आमंड ने उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ रिफॉर्म्स किया। और आमंड ने ये थ्योरी जो दी ये डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी वेस्टर्न कंट्रीज की जो और कंट्री हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज बोल सकते हो आप, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ये थ्योरी लागू हो सकती है। लेकिन अभी भी मुद्दे की बात ये थी कि मार्क्सिस्ट जो कम्युनिस्ट थ्योरी है, जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहां पर कौन सी थ्योरी आएगी। तो एक थिंकर है क्लार्कसन साहब, क्लार्कसन। क्लार्कसन ने मार्क्सिस्ट थ्योरी दी जो कि किन कंट्रीज में लागू होती है, कम्युनिस्ट कंट्रीज में। कम्युनिस्ट कंट्री मेनली कौन से हैं आप जानते हैं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। लेकिन बात आती है कि फिर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या किया जाए। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कौन सी थ्योरी लागू होगी। तो एक यूनिवर्सिटी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। एक और बात ध्यान देने की है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी कौन से देशों के लिए, कौन से कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है। ये जो थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, ठीक है। तो किस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी आई, कौन कौन से थिंकर्स को अपन इसमें पढ़ेंगे, क्या फेजेज होते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, ये अपन यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ये भी कहाँ पर है, यूएसए में।
यूएसए की यूनिवर्सिटी है, जहां पर एक थिंकर है लुकियन पाई। लुकियन पाई या लुशियन पाई, ठीक है, स्पेल ये रहेगी। लुकियन पाई फादर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहलाते हैं। राजनीतिक विकास जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये लुकियन पाई के लीडरशिप में ही इसके ऊपर काम करना चालू हुआ और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ये जुड़े थे। बहुत सारे लुकियन पाई ये कहते हैं कि अपने को अलग अलग कंट्रीज में जाना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी सिचुएशन हर देश में अलग अलग है। हर कंट्रीज में उनका वोटिंग बिहेवियर अलग टाइप का है, अलग तरीके के मुद्दे हैं हर देश में, ठीक है। तो करना क्या है, इसके लिए अपने को ये करना होगा कि अलग अलग कंट्रीज में अपने को जाना पड़ेगा। तो खुद जो लुकियन, अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि कौन से थिंकर्स हैं जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं और अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो कौन कौन से हैं और किन किन कंट्रीज में जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें लुकियन पाई। लुकियन पाई कहाँ पर जाते हैं, तो ये खुद जाते हैं म्यांमार। ये खुद जाते हैं म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं अपन, ईस्ट एशिया का कंट्री। फिर अपन बात करें अपनी इंडिया की, अपने इंडिया में कौन आते हैं फिर, तो अपन इंडिया की बात करें, इंडिया आते हैं, ये नाम आपने बहुत सुना होगा जब इंडियन पॉलिटी अपन पढ़ते हैं, माइरन वीनर साहब। माइरन वीनर आते हैं इंडिया। फिर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान जाते हैं बाइंडर। बाइंडर साहब जाते हैं पाकिस्तान। अपना एक और पड़ोसी देश श्रीलंका, यहाँ पर बहुत ही फेमस पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर काम करने वाले विचारक, विद्वान, थिंकर, थॉट रिक्स, ये आते हैं श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका आप जानते हैं कि बहुत ही छोटा सा देश है। आप इंडिया का मैप खरीदते हैं तो श्रीलंका का मैप फ्री आता है। श्रीलंका में इन्होंने स्टडी की और जल्दी ये स्टडी कंप्लीट हो गई, तो ये चले जाते हैं चाइना, और चाइना के बाद ये थाईलैंड। इन तीन कंट्रीज की स्टडी से जुड़ी है रिक्स। फिर एशिया का एक देश और रह जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है, यहाँ पर आते हैं हर्बर्ट फीट। हर्बर्ट फीट, हर्बर्ट फीट इंडोनेशिया में आते हैं। ये तो हो गई एशियन कंट्रीज की बात, ठीक है। लुशियन पाई म्यांमार आते हैं, इंडिया आने वाले माइरन विनर हैं, बाइंडर पाकिस्तान जाते हैं, श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड यहाँ की स्टडी के लिए रिक्स को भेजा जाता है, और इंडोनेशिया जाते हैं हर्बर्ट फीट। एक है डेविड एप्टर। एप्टर घाना जाते हैं, घाना। घाना अफ्रीकन कंट्री है। और एक है कोलमैन साहब। कोलमैन, कोलमैन जाते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया भी अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन से थिंकर्स किन किन कंट्रीज में जाते हैं, ये वाली। अब बात करते हैं अपन की पॉलिटिकल डेवलपमेंट है क्या, इसे आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या, इस पर जब बात आती है तो इस पर जो सबसे प्रमुख रूप से काम किया है, सबसे मेनली काम किया है, वो है लुशियन पाई। लुशियन पाई, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों ही करते हैं, लुशियन पाई भी बोला जाता है इनको और लुशियन पाई भी बोला जाता है। तो अब अलग अलग थिंकर्स अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, अलग अलग देशों में जाकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका मतलब है कि वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं। लुकियन पाई ये कहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स गलत हैं, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। तो एक तो अपने को ये ध्यान रखना है कि वो 10 पॉइंट कौन से हैं जिन्हें लुकियन पाई नकारता है, जिनको मना करता है कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। दूसरा, अपने को ये याद रखना है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पॉलिटिकल डेवलपमेंट कौन कौन मानते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को
पॉलिटिकल डेवलपमेंट कौन कौन मानते हैं, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे लुसियन पाई जिन पॉइंट्स को नकारता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है, वो कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है, आप नोट करते जाइएगा यहीं से ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द पॉलिटिकल एज द prerequisite prerequisite of economy डेवलपमेंट। इकोनॉमी डेवलपमेंट ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और ऐसा मानने वाले कौन कौन है, इनके नाम अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले पॉल ए बैरन। ठीक है, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसे मानते हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट को पॉलिटिकल डेवलपमेंट मानते हैं पॉल ए बैरन। ठीक है, नॉर्मन एस बुकानन। नॉर्मन एस बुकानन, इनका भी मानना है कि इकोनॉमी डेवलपमेंट क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और कौन से थिंकर है इसे मानने वाले, एक है हॉर्वर्ड एस एलिस। बेंजामिन हिगिंस। बेंजामिन हिगिंस भी इकोनॉमी डेवलपमेंट को पॉलिटिकल डेवलपमेंट मानते हैं। अल्बर्ट ओ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा वो आप देख लेना, स्पेल में लिख देता हूँ। हर्ट्समैन बोलते हैं हिंदी में, तो हर्ट्समैन। एक है बारबरा वार्ड। ये ऐसे थिंकर हैं जो कि इकोनॉमी डेवलपमेंट को पॉलिटिकल डेवलपमेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये नाम अपने को याद होने जरूरी है कि कौन इकोनॉमी डेवलपमेंट को पॉलिटिकल डेवलपमेंट मानता है। नॉर्मन एस बुकानन, हार्वर्ड एस एलिस, पॉल ए बारान, बेंजामिन हिकिंस, अल्बर्ट ओ हार्समैन और बारबरा वार्ड। ठीक है, लेकिन लुकियन पाई ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द पॉलिटिक्स typical of industrial societies। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बन जाए, क्या वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है? तो ऐसा मानने वाला कौन है, ऐसा मानने वाले साहब है रोस्टॉव साहब, डी रोस्टॉव। ठीक है, डब्ल्यू रोस्टॉव। रोस्टॉव का मानना है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज यदि कहीं पर है तो वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लेकिन इसे भी नकारते हैं कौन, अपने लुकियन पाई साहब। फादर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो है लुकियन पाई, ये इसे भी नकारते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज का मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज ए पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज ए पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहीं पर हो गया है तो क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट है? देखो, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अलग एक थ्योरी है जिसे अपन पढ़ेंगे आगे, अपने सिलेबस में भी दिया हुआ है।
पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अपन पढ़ रहे हैं कि क्या होता है, वो अपन आगे देखेंगे। जो लू सिन पाई बताते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स बताएगा लू सिन पाई, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लेकिन बात करें यदि मॉडर्नाइजेशन की, मॉडर्नाइजेशन क्या है, कहीं पर डेमोक्रेसी है तो मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है। सिटीजन राइट्स दिए गए हैं तो मॉडर्नाइजेशन है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मॉडर्नाइजेशन के रूप में जाना जाता है। तो क्या ये जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहीं पर हो चुका है, कहीं पर डेमोक्रेसी आ चुकी है, सिटीजनशिप को राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, वेलफेयर काम किए जा रहे हैं। जो अरस्तु कहता था कि जो स्लेव होते हैं वो तो बड़े ही मतलब जन्म ही इसलिए लेते हैं, धरती पे बॉर्न ही इसलिए हुए हैं कि वो स्लेव का काम करेंगे, तो उन चीजों को नहीं मानता है, वो है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो क्या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का होना पॉलिटिकल डेवलपमेंट है? तो कौन है जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को डेवलपमेंट मानते हैं, या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से कौन कौन जुड़े हुए हैं? एक तो है जेम्स एस कॉलमैन, जेम्स एस कॉलमैन, कार्ल डायस, कार्ल डायस, एस एम लिप्सेट। देखो ये तीन नाम तो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो ये तीन थिंकर हैं जो कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये नाम अपने को याद होने जरूरी है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट भी है। इसे भी मना करता है लुकिन पाई, और ये कहता है कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का होना भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज का होना भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, तो वो बाद में बताएगा। फिर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट किससे माना जाता है? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द ऑपरेशन ऑफ नेशन स्टेट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज the operation of nation state, नेशन स्टेट। क्या ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है? नेशन स्टेट का बन जाना पॉलिटिकल डेवलपमेंट है? कौन कहता है कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है? तो ये मानने वाले हैं के एच सिल्वर्ट, के एच सिल्वर्ट, एडवर्ड एस शिल्स, विलियम मैकार्ड, विलियम मैकार्ड। इनका मानना है कि नेशन स्टेट का होना पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, लेकिन लुकिन पाई कहते हैं ये भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? तो कुछ थिंकर्स हैं जिनका मानना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल डेवलपमेंट का हो जाना पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट, एंड लीगल डेवलपमेंट। कौन कौन ऐसा है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को या लीगल डेवलपमेंट को पॉलिटिकल डेवलपमेंट मानते हैं? इसमें सबसे ऊपर ऊपर नाम आता है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ब्यूरोक्रेसी में आप पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जब तक कंप्लीट होगा आप 3-4 जगह पे मैक्स वेबर को पढ़ चुके होंगे। एक है टालकोट पार्सन्स, टालकोट पार्सन्स, ए एम हेडरसन, ए एम हेडरसन, जोसेफ ला,
कलाम्बरा, जोसेफ ला कलम्बरा। ये थिंकर हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल डेवलपमेंट को पॉलिटिकल डेवलपमेंट मानते हैं, लेकिन अपने लुकिन पाई साहब इसे भी नकार देते हैं और ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में नोट कीजिए कि मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन का होना पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज mobilization and पार्टिसिपेशन। मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन है, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ऐसा कौन कौन मानते हैं? ऐसे मानने वालों में है क्लिफोर्ड गेट्स, क्लिफोर्ड गेट्स, रूपर्ट एमर्सन, रूपर्ट एमर्सन, आइजन स्टॉड, आइजन स्टॉड, बर्ट एच कॉलेज, कॉलेज। इन थिंकर्स का मानना है कि गवर्नमेंट में यदि पार्टिसिपेशन कर पा रहे हैं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन लुकिन पाई इसे ही नकार देता है, ये भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? तो 7th पॉइंट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड द बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी, द बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का बन जाना पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और डेमोक्रेसी का बिल्ड हो जाना एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ऐसा मानते कौन है? ऐसा मानने वाले हैं रेनॉल्ड पेनॉक, रेनॉल्ड पेनॉक, रेनॉल्ड पेनॉक ऐसा मानते हैं। फिर 7 पॉइंट हो गए ना। 8वां पॉइंट, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है साहब? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टेबिलिटी का और ऑर्डरली चेंजेस हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज स्टेबिलिटी। पहली बात तो कि शासन सत्ता में यदि स्टेबिलिटी है तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और यदि चेंजेस हो भी रहे हैं तो चेंज कैसे हो रहे हैं? ऑर्डरली, ऑर्डरली चेंज हो रहा है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। और ऐसा मानने वाले कौन कौन है? ये तो कार्ल डाइस आ जाएंगे, डाइस भी बोलते हैं इनको। ठीक है, डाइस या डाइस जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करें। और एक है रिक्स, रिक्स तो कि श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका छोटा सा देश होने के कारण चाइना चले जाते हैं स्टडी के लिए, और चाइना से फिर थाईलैंड की स्टडी करते हैं। तो डाइस और रिक्स ये दोनों ही मानते हैं कि यदि ऑर्डरली चेंज हो रहा है तो वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 9, मोबिलाइजेशन एंड पावर। ठीक है, यदि ऐसा है तो फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पावर का मतलब यहाँ पे ऑथोरिटी से है, सत्ता से है। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड पावर, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। और ऐसा मानने वाले कौन कौन है? ये भी नाम अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे।
तो ऐसा मानने वाले हैं एक तो कोलमैन जो कि नाइजीरिया जाते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टडी के लिए, नाइजीरिया जाते हैं। आलमंड और टालकोट पार्सन। ठीक है, ये मोबिलाइजेशन ऑफ पावर को पॉलिटिकल डेवलपमेंट मानते हैं। और लास्ट 10वां पॉइंट, इसे भी नकार देते हैं अपने लुकिन पाई साहब और ये कहते हैं कि ये भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। वो कौन सा है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज वन एस्पेक्ट ऑफ ए multi-dimensional process of social change। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज वन एस्पेक्ट ऑफ ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। और ऐसा मानने वाले कौन कौन है कि सोशल चेंजेस यदि आ रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। ऐसा मानने वाले कौन कौन है? तो एक तो है मैक्स एफ मिलिकन, सेकंड है जेनाल्ड एल एम ब्लैकमर। ठीक है, ये सोशल चेंजेस हो रहे हैं यदि, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और वो भी कैसे? बहु आयामी होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, एक आयामी नहीं होनी चाहिए, सिंगल डायमेंशनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। ऐसा कौन मान रहे हैं? ऐसा मैक्स एफ मिलिकन और डोनाल्ड एल एम ब्लैकमर मानते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात आती है, इन सब को नकार देते हैं अपने लुकेन पाई साहब। और लुकेन पाई इसे एक टर्मिनोलॉजी में नाम देते हैं। टर्मिनोलॉजी अपने को पता होनी चाहिए, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ये किससे जुड़ी है? इसको कहा जाता है स्कीमेटिक कंफ्यूजन। स्कीमेटिक कंफ्यूजन किसका कंफ्यूजन है? डेफिनेशन का। ठीक है, डेफिनेशन का, डेफिनेशन का स्कीमेटिक कंफ्यूजन कहते हैं। जो ऊपर अपन ने 10 डेफिनेशन पढ़ी है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की इतनी सारी डेफिनेशन हो चुकी हैं कि वो एक सिरे में बांधी नहीं जा रही हैं। ये क्या है? स्कीमेटिक कंफ्यूजन है। तो ये स्कीमेटिक कंफ्यूजन को अपन, जो स्कीमेटिक कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए? तो लुसिन पाई ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है जो इन्होंने बताया है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? इनसे पूछा जाता है कि आप बता दीजिए कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट किससे कहेंगे। ठीक है, तो लुसिन पाई 3 पॉइंट बताते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है। मैं बताता हूँ आपको कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है। और वो 3 पॉइंट बताता है कि यदि किसी सिस्टम में इक्वलिटी है, इक्वलिटी है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। कैपेसिटी है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ये क्या होते हैं वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। और थर्ड पॉइंट बताते हैं कि डिफ्रेंसिएशन है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। अब इक्वलिटी क्या है? देखो, यहाँ पर वो इक्वलिटी की बात ये कहते हैं कि इक्वलिटी जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ है, पीपल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जनता से जुड़ा हुआ है, किसी देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर के जुड़ा हुआ किससे? पीपल से जुड़ा हुआ है। समानता का मतलब है कि सभी लोग, सभी पीपल उस देश में, उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, वो डिमांड कर पा रहे हैं। अगर उनकी डिमांड को फुलफिल किया जा रहा है तो इक्वलिटी है। उनकी डिमांड को दबाया नहीं जाता है तो इक्वलिटी नहीं है। जैसे
चाइना में कोई डिमांड कर सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की डिमांड कर सकता है चाइना में, कोई कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी ऐसी मांग होगी तो उनको दबा दिया जाता है वहां पर, यानी वहां पर इक्वलिटी नहीं है लुसियन पाई के अनुसार, और इक्वलिटी नहीं है तो वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है, ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी गवर्नमेंट के पास में जो डिमांड आती है, यदि गवर्नमेंट उस डिमांड को पूरा कर पा रही है, फुलफिल कर पा रही है, गवर्नमेंट डिमांड को कंप्लीट कर पा रही है, यानी इसको दबा नहीं रही है, या फिर वहां पे जो सिस्टम है वो क्रेश नहीं हो पा रहा है, क्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी जो भी डिमांड आ रही है उनको फुलफिल कर पा रहा है, वो लोगों को कुल मिलाकर के सेटिस्फाई कर पा रहा है, वहां पे रहने वाले सिटीजन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, यानी वहां की गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो डिमांड को हैंडल कर पा रही है, तो वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। फिर बात आती है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन, मेनली 3 इंस्टीट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी और जुडिशियरी। ये 3 है, तीनों का काम क्या है, लॉ को मेकिंग करना लेजिस्लेचर का काम है, लॉ को एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूटिव का काम है, और जुडिशरी का काम है इसको एक्सप्लेन करना, जो लॉज बनाए गए हैं उनको समझाना, लोगों तक उन शब्दों को समझाना, उनकी एक्सप्लेनेशन देना। तो लुसियन पाई का मानना है कि अगर ये तीनों इंस्टीट्यूशन अपना अपना काम करती हैं, लॉ मेकिंग का काम एग्जीक्यूट नहीं करने लग जाए और लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम जुडिशरी नहीं करने लग जाए, यदि अपना अपना काम कर रहे हैं तो वहां पे डिफ्रेंशिएशन है, नहीं तो डिफ्रेंशिएशन नहीं है, और डिफ्रेंशिएशन यदि नहीं है तो इसका मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। फिर किसी एक का होना भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है, ये तीनों होना चाहिए, ठीक है ना, यदि ये तीनों है, ये तीनों में से एक भी नहीं है तो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है, तो तीनों का होना जरूरी है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि लुकियन पाई के अनुसार या अकॉर्डिंग टू लुकियन पाई कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, तो जहाँ पे इक्वलिटी है, कैपेसिटी है, डिफरेंशिएशन है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। इसको ही लुसियन पाई जो है वो डेवलपमेंट सिंड्रोम कहता है, डेवलपमेंट सिंड्रोम कहते हैं, और ये सीक्वेंस में आनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले इक्वलिटी, फिर कैपेसिटी, फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो डेवलपमेंट सिंड्रोम बन जाता है, डेवलपमेंट सिंड्रोम का नाम देते हैं लुकियन पाई। और लुकियन पाई के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में अपन समझने का प्रयास करें तो और भी कई पॉइंट्स हैं, कई क्या, एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है 6 क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। 6 क्राइसिस बताता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लुकियन पाई। तो 6 क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्या है 6 क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट? पहला है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। सेकंड है क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि जो हर एक पर्सन होता है वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना के रखना चाहता है, ठीक है, लेकिन अगर वो माइनॉरिटी है, किसी कंट्री में यदि वो माइनॉरिटी है तो वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी नहीं बना पाता है, तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट में यानी यूनिक आइडेंटिटी नहीं बनती है तो वो डिमांड नहीं कर पाता है, यानी वो इक्वलिटी नहीं आ पाती है,
ठीक है। तो इक्वलिटी नहीं आ पाती है, इस कारण से आइडेंटिटी के कारण। तो क्या वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है? लुक एंड पाई के अनुसार वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। फिर बात करते हैं अपन क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी की। ठीक है, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी ड्यूटीज यानी लोगों के बीच में एक सहमति बनाना चाहती है, पीपल के बीच में सहमति बनाना चाहती है, लेकिन वो बना नहीं पाती है। क्यों? इसको और अच्छे से अपन समझे तो एक तो उसको इक्वलिटी को फुलफिल करना है। ठीक है, इक्वलिटी किससे जुड़ी है? लोगों से जुड़ी है। और दूसरी तरफ बात आती है कैपेसिटी की। ठीक है, कैपेसिटी की यानी वो वेलफेयर काम भी करेगी, यानी समानता का काम भी करना है। और समानता किससे जुड़ी है? इक्वलिटी किससे जुड़ी है? सोशलिज्म से जुड़ी है। और दूसरी तरफ उसे लिबर्टी का काम भी करना है। और लिबर्टी किससे जुड़ी है? लिबरलिज्म से जुड़ी है। और लिबरलिज्म जो है वो प्राइवेटाइजेशन की बात करता है। यानी लिबरलिज्म और सोशलिज्म है ये आपस में क्रॉस जाते हैं और लेजिटिमेसी का संकट पैदा हो जाता है गवर्नमेंट के सामने। तो क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी के कारण गवर्नमेंट जो इक्वलिटी नहीं ला पाती है या अपनी कैपेसिटी को डेवलप नहीं कर पाती है, कोई सा भी एक काम नहीं होगा। यानी लिबरलिज्म और सोशलिज्म को एक साथ लाने की कोशिश की जाती है, जिससे लेजिटिमेसी का क्राइसिस हो जाता है। तीसरा है क्राइसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। क्राइसिस ऑफ पार्टिसिपेशन क्राइसिस ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है कि अपन कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे कांग्रेस के टाइम पर 2012 में अपन ने देखा कि पहले तो कुछ लोग अंदर ही अंदर बातें करते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, काला बाजारी हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिश्वतें ली जा रही हैं। फिर जो पैसिव टाइप के लोग थे, पैसिव पीपल थे, जो कभी एक्टिव नहीं रहते थे राजनीति में, पॉलिटिक्स में कभी एक्टिव नहीं रहते थे, वो भी सडनली क्या होते हैं कि एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही एक्टिव हो जाते हैं मतलब उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के अंदर हर एक व्यक्ति, गांव गांव में भी लोग अन्ना की आंधी की टोपियां लगा लगा के घूमने लग गए थे। तो वो लोग थे जो कभी एक्टिव नहीं होते हैं। जो वोटिंग होती है तब भी वो पैसिव मोड पर रहते हैं कि कौन वोट देने जाएगा, कौन सा अपने घर पर गवर्नमेंट अनाज डालने के लिए आती है। वो भी सडनली एक्टिव हो जाते हैं। तो पार्टिसिपेशन से भी क्राइसिस हो जाता है, ऐसा मानना है इसका अपने लुकेन पाई साहब का। फोर्थ है क्राइसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्राइसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कोई कंट्री है जो कि अभी अभी मैप के ऊपर आया है, मान लीजिए, ठीक है। अभी जैसे साउथ सुडान की बात कर लीजिए, ज्यादा पुराना कंट्री नहीं है। तो वहां पे क्या है कि या नेपाल को मान लीजिए, नेपाल में अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में 2-3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया हाथों हाथी 2-3 साल में। उसका रीजन क्या रहा कि वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कास्ट को, जैसे वहाँ पे कौन सी सोसाइटी को, जैसे मधेसी समुदाय है वहाँ पर, तो ये मधेसी जो है इन्हें भी मधेसी इन्हें भी पार्टिसिपेशन दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। तो रिसोर्सेज जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। या जैसे आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए कि आज तक यूएसए के अंदर जो वहाँ के मूल निवासी हैं, रेड इंडियन कहा जाता है जिन्हें, वहाँ पर निग्रो कहा जाता है, ये जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनमें सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पाया रिसोर्सेज का। तो वहाँ पर आए दिन डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे भी आपने देखा कि आंदोलन हो रहा था, वो भी एक एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्राइसिस आ जाता है। पॉइंट, क्राइसिस ऑफ पेनिट्रेशन। क्राइसिस ऑफ पेनिट्रेशन क्राइसिस ऑफ पेनिट्रेशन क्या है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट है, ये कोई चेंज करना चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है और सोसाइटी उस चेंज के अगेंस्ट में है, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है।
और यदि सरकार जानबूझ और सरकार यदि ऐसा करना चाहती है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको बदलना चाहती है, यानी उसके जो ट्रेडिशंस है, रूढ़ी प्रथाएं परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं उनको चेंज करना चाहती है, तो भी सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा और क्राइसिस ऑफ सैनिटेशन हो सकता है। इसका 6 पॉइंट है क्राइसिस ऑफ यूनिफिकेशन। देखिए जो 5 पॉइंट है ये लुकियन पाई ने पहले बताए थे, और क्राइसिस ऑफ यूनिफिकेशन है ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो क्राइसिस ऑफ यूनिफिकेशन बाद में जोड़ा गया था कि अगर कोई बड़ा आंदोलन हो जाए जो कि अलग होना चाहता है, या कोई विशेष डिमांड करता है, कोई बहुत बड़े स्तर का आंदोलन हो जाए जो कि जैसे मान लीजिए खालिस्तान कोई इतना बड़ा आंदोलन हो जाए कि वो एक अलग देश की मांग करने लग जाए, बहुत बड़े स्तर पर हो जाए, जैसे पाकिस्तान अलग राज्य की मांग कर रहा था, हालांकि वो ब्रिटिश भारत था, लेकिन एक अलग राज्य की मांग कर रहा था, तो वो कैसा क्राइसिस था, यूनिफिकेशन का क्राइसिस था। यदि वैसी कंडीशन फिर बन जाती है किसी कंट्री में, तो वो क्राइसिस ऑफ यूनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे यूएसएसआर में जो हुआ वो भी क्या था, क्राइसिस ऑफ यूनिफिकेशन था। तो ये लुकियन पाई के बारे में अपने डिटेल में देखा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है, और एक पहल है कि इंग्लिश मीडियम में आपको कंटेंट रेगुलर मिलता रहे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम में कुछ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों हमने स्टार्ट किए। जेनिथ का ऐप है, एक जेनिथ कोचिंग क्लासेस जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जयपुर में ये सेंटर है जेनिथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऐप है ई जेनिथ करके, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और जो होंगी वो आपको लाइव कंटिन्यू मिल जाएंगी, जिसमें एक ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट की क्लास आज वहाँ पर भी होने वाली है, तो वो मैं यहाँ यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू। और ज़्यादा जानकारी आप लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 9079316751। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कॉल के बजाय आप व्हाट्सएप करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू।